आप सभी मित्रों का आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। यह जो चैप्टर नंबर 1 है और ये क्लास 9th का है, विज्ञान विषय का है। इस पार्ट से आप सभी का परिचय कराने के लिए मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सबसे मैं पूछूंगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें और वस्तुओं को देखते हैं। जहाँ पर रहते हैं हम, जो हमारे वायुमंडल में जो हवा पाई जाती है, यानी कि जो सांस लेते हैं, जिसमें हवा जो हम सांस लेते हैं, और जहाँ पर रहते हैं हम, जो खाने में जो चीज़ें उपयोग करते हैं, यानी जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे जो आसमान में चमकते हैं, आसपास पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं एवं पशु जानवर, गाय भैंस, ये सभी चीज़ें, पानी जो पीने में हम लोग उपयोग करते हैं, आदि सभी वस्तुएं एक क्या हैं और एक किस सामग्री से बनी हैं, इन्हीं के बारे में आज हमको पढ़ना है। यानी कि सीधा का सीधा कहें, हम लोग को आज पदार्थ के बारे में जानना है कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी बताया कि जब पत्थर है, जो बादल आसमान में पाए जाते हैं, तारे, पौधे, पशु, पानी, खाने वाली सामग्री, इन सभी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। वैसे पदार्थ होता क्या है या पदार्थ की परिभाषा क्या है? वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक परिभाषा बनाई है। वह परिभाषा है, वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब कहें कि जो भी वस्तु है उसको आप अगर तौलोगे तो उसका कुछ वजन आएगा। जैसे एक कलम है, इसको आप तौलेंगे तो ये इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, या 10 ग्राम, 5 ग्राम, 1 ग्राम। ठीक है, तो वैसे जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं। ठीक है, जैसे कलम एक वस्तु है, इसको हम जहाँ पर रख दे रहे हैं तो ये इतने सारी जगह क्या कर रही? कवर कर रही। ये कलम जो वस्तु है इस जगह को जब कवर कर रही, ये क्या कर रही? स्थान घेर रही। ठीक है, यही इस कलम का आयतन भी कहा जाता है, इसी को आयतन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो वस्तु का द्रव्यमान होगा, मतलब कुछ न कुछ वजन होगा, कुछ न कुछ आयतन यानी कि स्थान घेरती हैं, ऐसी वह पदार्थ कहलाती हैं। मतलब अगर ये चीज़ें पाया जाएगा, ठीक है, किसी वस्तु में अगर ये गुण पाया जाएगा, ये चीज़ें उसमें अगर होंगी तो वह वस्तु क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, वह सभी चीज़ें क्या होंगी? पदार्थ कहलाएंगी। उदाहरण के लिए कलम, अभी हमने जो बताया कलम का उदाहरण दिया था। जैसे कलम है, ये कलम भी क्या है? ये जो कलम जो बस देख रहे हैं ये भी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्यों है? क्योंकि इसको जब तौलेंगे तो इसका कुछ न कुछ वजन होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। ठीक है, और इसको जहाँ पर रख दिए हैं, दूसरा कंडीशन पदार्थ की क्या होती है? दूसरी शर्त है कि इसका ये जहाँ इसका कुछ न कुछ आयतन हो, यानी कि जो हमने रख दिया है इस कापी पर, इस पेपर पर, उतना सारा ये जहाँ पर अपने जगह के बराबर नीचे की जगह कवर कर लिया है, तो इसका कुछ न कुछ आयतन भी। ठीक है, तो सब वस्तुओं का अलग अलग स्थान घेरते हैं तो उसका आयतन भी अलग अलग होगा। लेकिन जितने भी चीज़ें होंगी वो स्थान घेरेंगी और उसका कुछ वजन होगा, यानी कि द्रव्यमान होगा, तो ये सभी चीज़ें क्या होंगी? आपको क्या कहा जाएगा? उसको पदार्थ कहा जाएगा। ठीक है, आपको उसको क्या समझना है? पदार्थ है। तो कलम हो गया, किताब हो गया। किताब भी क्या है? एक प्रकार का जो वस्तु किताब है वो क्या है? पदार्थ है। कुर्सी हम जहाँ पर रखते हैं जगह घेरती है, कुर्सी का वजन भी होता है, कुर्सी भी क्या है? पदार्थ है। मेज जहाँ रखते हैं जगह घेरती है, मेज का वजन भी होता है, वो भी क्या? पदार्थ है। पहाड़, पहाड़ जो जितना सारा स्थान घेरता है और जो उसका जो वजन होता है वो भी क्या? पदार्थ है। पर्वत, ये भी क्या करता है? बहुत सारा जगह घेरे रहता है। ठीक है, और इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, हवा भी, आप कहेंगे हवा कैसे पदार्थ होती है? तो हवा भी क्या करते हैं? किसी भी अगर उसको बर्तन में भर कर रख दीजिए तो उतना सारा जगह घेरेगी। ठीक है, और हवा को जब तौलेंगे, जैसे सिलेंडर में गैस भर दीजिए तो क्या है कि वो सिलेंडर का जितना जगह होगा वो कवर कर लेती है। सिलेंडर में जितनी गैस भरे होंगी उसको आप तौल सकते हैं। तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। पानी, ये भी क्या है? पदार्थ है। पानी क्या करता है? किसी बर्तन में भर दीजिए तो उतना जगह घेर लेता है। पानी का वजन भी होता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। आदमी, आदमी भी जहाँ पर खड़ा होता है जगह घेरता है, उसका भी वजन होता है। जानवर, पेड़ पौधे,
पत्थर, ये सभी क्या हैं? पदार्थ के उदाहरण हैं, यानी कि ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो पदार्थ होता है उनका गुण क्या होता है, क्या विशेषताएं होती हैं पदार्थ की। भाई कोई चीज़ हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसका कुछ गुण अवगुण होगा या उसके बारे में कुछ तो बताया जा रहा होगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको जानना है। तो पदार्थ के गुण भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण का मतलब होता है हम जो चीज़ें बाहर से देखकर उसके बारे में बता सकें, वही भौतिक गुण कहलाता है। ठीक है। तो पदार्थ जो होता है कणों से मिलकर बना होता है, कोई भी पदार्थ होता है। ठीक है। वो क्या किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। जैसे एक ईंट है, ईंट मान लीजिए ये क्या है? वस्तु है, और ये वस्तु क्या करता है? एक पदार्थ भी है, क्योंकि ये जगह घेरेगा, इसका कुछ वजन होगा। ठीक है। और ये जो ईंट होता है ये छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़ों से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इसी को कण कहा जाता है। तो ये पदार्थ की क्या ईंट क्या है? छोटे छोटे कण से मिलकर है, यानी कि पदार्थ भी क्या है? इसी तरह छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो कण बने होते हैं छोटे छोटे कणों से, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। इतना छोटा होता है कि उसको इतने छोटे हो जाएं कि उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इतना छोटा हो जाए आप उनको बांट नहीं सकते, दो खंड में नहीं कर सकते, इतना छोटा हो जाता है। ठीक है। अब जो पदार्थ के कण होते हैं उनका भी गुण होता है। ठीक है। उनका भी भाई कण है तो उनकी भी कुछ बातें होंगी, उनके बारे में भी कुछ विशेषता होगी, तो उनको जानना है। ठीक है। ये जो पदार्थ के जो कण हैं, ये ये जो कण छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना है, इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? चलिए जानते हैं। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहली जो विशेषता होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, जो कण होते हैं उनके बीच में जगह होता है। ठीक है। जो कण होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में जगह होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और जो पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो घूमते रहते हैं, मतलब उनमें गति मूवमेंट होता है। और कण में गतिज ऊर्जा, जब भाई कोई भी चीज़ होगी वो गति करेगी, जब चलेगी तो उनमें कौन सी ऊर्जा होगी? गति करने से जो ऊर्जा होती है क्या होती है? गतिज ऊर्जा कहते हैं उसको। ठीक है। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और तापमान बढ़ाने से किसी भी पदार्थ के कणों की ऊर्जा और बढ़ जाती है, मतलब जब उसको आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कणों की और बढ़ती है। ठीक है। इसी चीज़ को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या पदार्थों के बीच में, कणों के बीच में जगह होता है कि नहीं होता, क्या कण गतिशील होते हैं कि नहीं होते हैं, और क्या तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है नहीं बढ़ती। ठीक है। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने वाले हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। ठीक है। यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है। हम मान लीजिए जल पदार्थ ले लेते हैं। ठीक है। और एक बीकर है, इसमें हम जल ले लेते हैं। ठीक है। और इसी जल में हम चाहे नमक ले लीजिए चाहे चीनी ले लीजिए। ठीक है। अब नमक या चीनी को हम जब ऊपर से चम्मच से डालते हैं तो क्या करता है? नमक धीरे धीरे क्या करता है? वो इन सभी कणों के बीच में आ जाता है। ठीक है। पूरे जल में क्या हो जाता है? मिल जाता है, या नीचे इस कणों के बीच से होते हुए आ जाता है नीचे, यानी कि वो पूरा का पूरा घुल कर क्या बना जाता है? एक विलयन यानी सॉल्यूशन बन जाता है, शरबत बन जाता है। ठीक है। जिसको हम लोग पीते भी हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि क्या कणों में जगह है, क्या कणों के बीच में जगह है। तो मान लीजिए जल है और ये जल के कण है। ठीक है। अगर इन जल के जो कणों के बीच में अगर स्पेस ना होता तो हम चीनी यहाँ से डाल रहे हैं तो चीनी ऊपर ही तैरती रहती। ठीक है। चीनी ऊपर से तैरती रहती, पानी नमक जो डालते हैं ऊपर ही रहती, क्योंकि जगह जब कण के बीच में है नहीं तो उसको ऊपर ही रहना चाहिए। इसका मतलब जब चीनी नीचे आ गई तो इसका मतलब इससे स्पष्ट होता है, इससे पता चलता है कि कण के बीच में जगह है, और जिन्हीं उन जगहों के बीच में, उन्हीं जगह में जो रास्ते हैं, जो कणों के बीच के जो रास्ता है, उन्हीं के बीच से ये चीनी के कण भी क्या है? उसी में चले जा रहे हैं। ठीक है। इसीलिए चीनी घुल जा रही है, चीनी उसी में मिक्स हो जा रही है। तो इस उदाहरण से पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता होती है वो कहा जाता है कि कणों के निरंतर गतिशील होते हैं, जो कण होते हैं पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। आप लोग बताइए, जब घरों में पूजा होता है, ठीक है, जब पूजा होता है तो अगरबत्ती जलाई जाती है। ठीक है। और जो उस अगरबत्ती की सुगंध, घर में किसी कोने में अगरबत्ती जलाई जाती है। ठीक है। घर में किसी कोने में अगरबत्ती जलाई जाती है और हम दूर खड़े रहते हैं तो वहाँ पर उसकी सुगंध हमको महसूस होती है। ठीक है। इसका कारण क्या है
कि जब अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसमें तापमान भाई जलने से क्या उसका तापमान बढ़ेगा पदार्थ का, और पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो उसके कण क्या होंगे, उनको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, गति करेंगे। और गति करेंगे तो गति करते करते तो जहाँ वो कुछ दूर जाते हैं, और दूर जाने से ही हमको पता चल जाता है कि अगरबत्ती हमारे घर में जलाई गई है किस जगह पर, यानी कि उसकी सुगंध हमको मिल जाती है। और सुगंध मिलती कैसे, क्योंकि वो कण क्या है, गतिशील है, गति करके हमारे तक पहुँच जाते हैं। इससे हमको पता चलता है कण क्या है, गतिशील होते हैं। ठीक है। पदार्थ के कणों की जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, पदार्थ के कण जो पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों में आकर्षण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो कण है, ठीक, ये जो कण है इनमें क्या होता है, ये इसको अपनी ओर खींचेंगे और एक कण इसको अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, यानी कि आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी चीज़ को हम सभी जो है आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, लोहा जो होता है, ठीक है, लोहा एक बहुत ही ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, लोहा बहुत ही ठोस पदार्थ होता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, हाथ से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जो लोहे के जो कण हैं, ठीक है, जो उस लोहा जो पदार्थ है उसके जो कण होते हैं वो इतना आपस में उनका आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वो आपस में इतनी मजबूती से चिपके रहते हैं कि उनमें कठोरता आ जाती है। उससे कम बल के कारण जो चाक और मिट्टी होता है, मिट्टी के टुकड़े देखें ना, उनको आप थोड़ा सा एक हाथ से मारी तो टूट जाता है। तो उसका क्या है कि उनके जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, रबड़ का देख लीजिए रबड़ मुलायम होती है, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें आकर्षण बल है, लेकिन जो मिट्टी उट्टी होता है उसकी अपेक्षा उनमें आकर्षण बल कम होता है। और सभी को छोड़िए, एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, यानी कि जो पानी हम लेते हैं, ये मान लीजिए एक बर्तन में पानी भर लीजिए और ऊपर से आप उसको चाकू से काटने का प्रयास करिए। ठीक है, मान लीजिए चाकू इसको बीच से काटने का प्रयास करिए, जैसे ही इसमें चाकू डालेंगे तो यहाँ बीच में चाकू आ जाएगा, लेकिन चाकू जैसे हटाएंगे तो दोनों तरफ से ये जो पानी के कण होंगे उसका स्पेस, यानी कि वो जगह चाकू वाली ले लेंगे तुरंत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इनमें आकर्षण बल है, और आकर्षण बल के कारण क्या है, पहले हटते हैं फिर आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है, जब उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं, यानी कि चाकू हटा ली फिर वो अपनी जगह पर। इससे यह सिद्ध होता है कि कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद समझने वाले हैं पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ होता है, ठीक है, जितने भी पदार्थ हम सभी ने देखा है, जो पदार्थ होते हैं ये 3 रूपों में पाए जाते हैं। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे, तो कोई चीज़ ठोस रूप में है, जैसे कलम क्या है, ठोस रूप में है। पानी जो पीते हैं वो द्रव रूप में है, तो पानी क्या है, पदार्थ भी है। गैस देखा है, जो आप जलाते हैं, ठीक है, वो क्या है, गैस है। जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो भी क्या, गैस है। ठीक है, तो आयर क्या है, गैस भी क्या है, पदार्थ है। सारी चीज़ें पदार्थ हैं, लेकिन क्या देखा है, ये कभी कोई दिख रहा है गैस है, तो कोई दिख रहा है द्रव है, तो कोई क्या है, ठोस है। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कई रूप होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ होता है कई रूपों में होता है। तो पहला ठोस रूप में रहता है, ठोस अवस्था में, दूसरा द्रव अवस्था में, तीसरा गैस अवस्था में होता है। ठीक है, इसमें जो बहुत ज़रूरी हमको जानना होता है, इन तीनों के बीच में अंतर से ही इसको हम समझ सकते हैं कि ठोस अवस्था क्या है पदार्थ का, ठोस जो पदार्थ होता है ठोस क्यों होता है, द्रव क्यों होता है, गैस क्यों होता है। ठीक है, और यार उनमें क्या विशेषताएं होती हैं या क्या अंतर होता है ठोस और द्रव में और द्रव गैस में। ठीक है, चलिए हम समझते हैं इसको। जो ठोस अवस्था, पदार्थ की जो ठोस अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की पहली अवस्था जो होती है ठोस होती है, दूसरी अवस्था द्रव होती है, तीसरी अवस्था गैस होती है। ठीक है, जो ठोस अवस्था होती है, ठीक है, पदार्थ की, उसके कण पास पास होते हैं। ठीक है, इतना इतना एकदम पास पास होते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा भी जगह नहीं होता। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा उनके बीच में जगह नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और उनके पास होने का कारण क्या है, इसके पहले हमने बताए थे कि कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। तो जो ठोस पदार्थ होता है उनके कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है।
ठीक है, इसीलिए वो आपस में चिपके रहते हैं और एकदम से सटे रहते हैं, और सटे रहते हैं तो पदार्थ क्या होगा, वो ठोस होगा। द्रव अवस्था में क्या होता है, कण दूर दूर होते हैं, मतलब जैसे इसमें जो कण हैं ये बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, मतलब पास पास हैं, लेकिन द्रव अवस्था के कण देखिए ये इसमें थोड़ा सा गैप है, मतलब स्पेस पाया जाता है, जगह पाया जाता है, इसलिए क्या हो लूजली टाइप के होते हैं, इनमें उतनी कठोरता नहीं होती है। ठीक है, और इनमें आकर्षण बल होता है, लेकिन उतना जितना कठोर में होता है उतना नहीं होता है, इसलिए क्या हो इसमें पहला जो अंतर होता है कण, उसमें ठोस में कण पास पास होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है और कण चिपके रहते हैं। ठीक है, कण क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, और द्रव के कण क्या होते हैं, दूर दूर होता है, कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है और कण दूर दूर घूमने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ठोस में है ऐसे इतने पास नहीं, तो थोड़ा सा वो दूर दूर रहने लगते हैं। अब दूर दूर रहने लगने जाहिर सी बात है उनमें क्या आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी। ठीक है, तरलता आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वो मुलायम होंगे। ठीक है, वो ठोस से क्या होंगे, वो मुलायम होंगे। गैस अवस्था का जो गैस पदार्थ होता है, यानी कि जो पदार्थ गैस की अवस्था होती है, उस वो गैस क्यों होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर, द्रव में देखा था थोड़ा दूर थे, लेकिन गैस में क्या है, उससे जो पदार्थ के कण होंगे, गैस अवस्था के जो पदार्थ के कण होंगे उसके कण बहुत दूर दूर होंगे। देख रहे हैं ना, इतने दूर इतने दूर इतने दूर इतने दूर। अब जब दूर दूर होंगे तो इनके इनके बीच में भाई दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, हम ज़्यादा बल तो लगा खींच नहीं सकते, मेरा आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। और जब आकर्षण बल कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर की क्या मजबूती कम हो जाएगी। भाई कोई चीज़ हमसे दूरी बना लेगा तो क्या हमारा रिश्ता थोड़ी इतना मजबूत रहेगा, क्या होगा, रिश्ता में खटास आती जाएगी, धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, और दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे कण अलग से स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे, और स्वतंत्र रूप से घूमने लगेंगे तो वही क्या है, गैस के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर है, कण बहुत दूर दूर रहता है, कणों के बीच में आकर्षण बल खत्म हो जाता है। भाई दूर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो हमसे दूर चला जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा और कण स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। तो गैस अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, कण बहुत दूर दूर रहता है, कणों के बीच में आकर्षण बल खत्म हो जाता है, कण स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है, ठीक है, दूसरा जो अंतर होता है ठोस में और गैस और जो है द्रव में, दूसरा अंतर होता है इनका जो ठोस होते हैं जो पदार्थ, उनका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उनका जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। भाई आकार और आयतन क्यों ना निश्चित होगा, अब ये क्या है, ये सारे कण जो ठोस हैं एकदम चिपके हुए हैं, आप बताइए ऊपर से इस पर दबाव डालेंगे तो इसमें बीच में जगह है नहीं, दबेंगे नहीं, तो जैसे पहले बने हैं उतने ही बड़े। भाई थोड़ा इसको चाहे जिससे दबाओ, हाथ से दबाओ चाहे जैसे जैसे भी लेके दबाओगे तो क्या है, जैसे थे दबाने के बाद भी वैसे रहेंगे, कि इनमें आकार में कोई बदलाव नहीं होगा, आयतन में भी कोई बदलाव नहीं होगा। आयतन का मतलब क्या है कि इस डिब्बे में मान लीजिए जितने कण भरे हैं उतने ही कण रहेंगे, इनकी जितनी संख्या है उसमें से एक भी निकल के बाहर जाएगा नहीं, तो उसमें इनकी संख्या तो कम हो ही नहीं, तो आयतन भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आयतन नहीं बदलेगा क्योंकि इनके बल में, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है, और आकर्षण बल अधिक है तो क्या है, एकदम चिपके रहेंगे, तो कोई एक भी इसमें से निकल के नहीं जाएगा, तो इनका क्या होगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है जो द्रव के पदार्थ होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। उसका कारण क्या है, ये मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, और पानी के जानते हैं कि पानी जिस बर्तन में भर लेंगे उसी का आकार ले लेगा। ठीक है, गिलास में भरते गिलास का आकार, आप उसको ड्रम में भर दीजिएगा ड्रम में फैल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा आप उसको थाली में भर दीजिए थाली वाला आकार ले लेगा। तो आकार क्या है उसका, निश्चित नहीं है भाई, जहाँ जिस बर्तन में भर दे रहे हैं उसी का रूप ले रहा है, पानी क्या है उसी का रूप ले रहा है, लेकिन आयतन निश्चित है। ठीक है, पानी के जितने कण होंगे वो, ठीक है, अगर 1 लीटर पानी आपने जो है चाहे गिलास में भरिए और चाहे आप ड्रम में भरिए, उसका आयतन यानी कि उसकी मात्रा 1 लीटर ही रहेगी, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आकार बदल जाएगा। भाई गिलास में भरेंगे तो गिलास वाला रूप ले लेगा, ड्रम में भरेंगे तो ड्रम उसमें पेनी में फैल जाएगा और ड्रम में दूसरा रूप आ जाएगा। तो आकार बदल जाएगा लेकिन आयतन निश्चित होगा, और उसका कारण है कि इसके जो कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनमें क्या होती है, बहाव होता है, मतलब बहते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो भाई कैसे उनका आकार निश्चित होगा, लेकिन आकर्षण बल भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, मतलब पूरा नहीं कमज़ोर होता, रहता है, नहीं तो ये क्या होंगे सारे कण दूर दूर चले जाएंगे तो गैस बन जाएगी, लेकिन रहता है आकर्षण बल। ठीक, गैस में जो दूसरा अंतर होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता।
गैस का जो पदार्थ होता है उसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। उसका कारण है क्योंकि इसके अणुओं जो कण हैं इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, खत्म, मतलब इतने दूर चले जाते हैं कि आकर्षण बल खत्म हो जाता है। और आकर्षण बल खत्म होगा तो इसके कोई पकड़ में रहेगा नहीं, तो ये सभी कण क्या है, दूर दूर भागने लगेंगे, दूर दूर हटने लगेंगे। तो भाई जब हट जाएंगे तो क्या होगा उनकी, अब इसको दबाइएगा, जैसे मान लो दूर दूर है कण, अब इसको यहाँ से दबाइएगा तो क्या सिमटते हुए चिपकते हुए इधर नीचे आ जाएंगे। तो पहले जो बनावट थी और बाद में जो बनावट थी क्या बदल जाएगी। तो आकार बदल गया, आयतन भी बदल जाएगा, क्योंकि आयतन का मतलब क्या है, अब इसमें आकर्षण बल कम हो गया, कोई बाहर निकल गया तो उसकी वो क्या है, उसके कण की संख्या कम हो गई। कण की संख्या कम हो गई तो क्या हो गया, आयतन भी उसका निश्चित नहीं रहा। ठीक है, पहले कुछ और कण के बाद में कुछ और कण हो गए। ठीक है, तो आयतन भी निश्चित नहीं रहा। इसके बाद जो अंतर देखने को मिलता है, ठोस अवस्था में क्या होता है, जो ठोस पदार्थ के जो होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें दृढ़ता पाई जाती है। भाई जब उसके कण एकदम चिपके हैं तो मजबूत होगा, दृढ़ होगा, ठीक है, ठोस होगा, तभी तो होगा। और द्रव पदार्थ के जो रूप, मतलब जो हमारा द्रव अवस्था होती है उनमें तरलता पाई जाती है। तरलता का मतलब उनमें बहाव, ठीक है, जैसे पानी, आप उनको टेढ़ा करिए बर्तन, उस पानी से गिरने लगेंगे, ठीक है, तो उनमें तरलता पाई जाती है। और गैसों में संपीड़ितता पाई जाती है, ठीक है, कंप्रेशन इसको कहते हैं। और संपीड़ितता एलपीजी और सीएनजी इसी का परिणाम। संपीड़ितता का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पदार्थ के कण हो बहुत दूर दूर फैले हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए गैस के कण फैले हैं, ठीक, आप इनको क्या करिए, आप इनको इकट्ठा कर दबा के इनको छोटी सी जगह में पैक कर लीजिए। अब इतनी दूर फैले हैं, ठीक है, अब इन्हीं को दबाएंगे तो एक चिपकते हुए ये थोड़ा सा हो जाएंगे और इसको आप किसी झोले में, किसी सिलेंडर में भर दे सकते हैं। तो सीएनजी क्या है, संपीड़ितता का ही उदाहरण। सीएनजी क्या है, गैस है, और उसको दबा के एक वो जो है क्या करते हैं, सिलेंडर में भर लेते हैं, ठीक है। और एलपीजी भी उसी का उदाहरण है, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पदार्थ होता है वो जल होता है। जल ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब जल तीनों रूपों में पाया जाता है। जल तीनों रूपों में पाया जाता है, यानी कि जल को देखा जाए तो जब बर्फ़ के रूप में होता है ठोस होता है, और जब उसमें पानी के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, और जब वाष्प बन जाता है तो वो गैस के रूप में हो जाता है। तो पानी और जल एक ऐसा ही उदाहरण है जो तीनों अवस्थाओं में तो अभी आपने पढ़ा जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में अंतर, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो पदार्थ होता है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब तापमान को घटाते बढ़ाते, यानी कि किसी पदार्थ को आप तापमान बढ़ाइए घटाइए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसको हम आपके एनसीईआरटी में एक चित्र है उसी के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। इस चित्र में क्या है कि आपको एक बीकर है, इस बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे आपको इसमें क्या है कि नीचे एक बर्नर रखा हुआ है जिसमें से आग जल रही है, ठीक है। और ये आग जल रही है, इससे क्या होगा, इससे ऊष्मा मिलेगी, यानी कि इससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान का जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर इस जो है जो बर्तन है जिसमें बर्फ़ रखी, इसमें जो है एक स्टैंड के द्वारा थर्मामीटर को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। अब इस थर्मामीटर का काम क्या है कि थर्मामीटर क्या करेगा, जो यहाँ से ऊष्मा प्रदान की जाएगी, जो भी यहाँ से तापमान इसको मिलता रहेगा बर्फ को, यहाँ से इसको नोट करते जाएंगे, इनको यहाँ पर दिखाई देता है कि कितना तापमान हो रहा है, ठीक है। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है, इस प्रयोग का उद्देश्य है कि इसमें बर्फ़ रखा गया है और बर्फ़ को गर्म करेंगे। तो बर्फ़ कैसा एक ठोस पदार्थ है, जब गर्म करेंगे तो ये कुछ समय तो ये ठोस ही रहता है, धीरे धीरे जब इसको उसमें बढ़ाते जाएंगे तो एक समय क्या होगा, ये बर्फ़ जो है ये जो है पानी में बदल जाएगा, यानी कि द्रव में बदल जाएगा, ठोस से द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। ये जो बर्फ़ होगा, ठीक है, ये बर्फ़ है, ये जल में बदल जाएगा। और एक ठोस को, बर्फ़ कैसे है, ठोस है, और इसको धीरे धीरे गर्म करने पर ये द्रव में बदलेगा, ठीक है, क्या बदलेगा, द्रव में बदलेगा। तो जिस समय हम ये बर्फ़ थी उस समय इसको धीरे धीरे तापमान बढ़ाएंगे, नीचे से इसको ऊष्मा देते रहेंगे। तो जब ये बर्फ़ जो ठोस थी वो जो द्रव में बदलेगी उस समय का तापमान, ठीक है, किस समय का तापमान, ये जब ठोस थी और ठोस जैसे ही ये द्रव में बदल गई, समझना मेरी बात को, जब ये ठोस बर्फ़ थी, ठीक है, और जब उसको नीचे से गर्मी प्रदान किए, उसमें तापमान बढ़ाए, तो जब ये ठोस द्रव में बदली तो द्रव के बदलते समय का जो तापमान होगा उस तापमान को क्या कहा जाता है, इस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इस बर्फ़ का गलनांक कहा जाता है, ठीक है। और गलनांक का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ जब वह तापमान जो क्या करे, वो अवस्था मतलब ठोस से द्रव में बदल जाए तो उस समय का जो तापमान होगा वह तापमान होगा वो गलनांक कहलाएगा,
ठीक है। जैसे यहाँ पर बर्फ़ जो है द्रव में बदले तो उस समय जब वो द्रव में बदल रही है तो उस समय का जो तापमान होगा वो उसका गलनांक कहलाएगा। ठीक है। अब जब बर्फ़ जब जब द्रव में बदल गई फिर भी इसको गर्म करना नहीं बदलेंगे। ठीक है। गर्म करना नहीं बंद करेंगे, धीरे धीरे इसको यहाँ पर तापमान इसको देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, तो ये द्रव भी क्या होगा, ये द्रव क्या होगा, ये मान लीजिए द्रव है। अब इसको धीरे धीरे हम इसको नीचे से तापमान देते रहे हैं देते रहे देते रहे। ठीक है। तो एक समय आएगा कि ये जो द्रव है ये भी क्या होगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है। द्रव क्या है, गैस में बदल जाएगा। तो जब ये द्रव, जब ये पानी है और मतलब पानी जब गैस बर्फ से पानी बन गया, पानी से जब ये वाष्प बन जाएगा तो उस समय का जो तापमान, ठीक है, मतलब जब ये पानी गैस में बदल रहा है उस समय का जो तापमान होगा वह तापमान क्या कहलाएगा, इस पदार्थ का क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है। उस समय का तापमान क्या कहलाएगा, इस द्रव पदार्थ का यानी कि पानी का क्या कहलाएगा, वो क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है। उसी को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं। ठीक है। ये अवस्था बदलती क्यों है, क्यों बर्फ से जो है तो बर्फ ठोस थी और जब ठोस से द्रव क्यों बदली, इसके पीछे का कारण समझते हैं। ठीक है। इसके पीछे का कारण ये है, ठीक है, जब हम ये मान लीजिए ये बर्फ है, ठीक है, अब इसको ये इसके कण क्या है, एकदम पास पास हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है। अब नीचे से यहाँ से हम इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे। ऊष्मा का मतलब इसका तापमान इसको नीचे से बढ़ाएंगे तो इसको ऊष्मा मिलेगी, यानी कि इसको ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। नीचे से इसको ऊर्जा मिलेगी। अब किसी भी पदार्थ का तापमान जब बढ़ाएंगे तो उसके कणों की गति क्या होती है, बढ़ने लगती है। हमने पढ़ा है कि अभी इसके पहले कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनका तापमान बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसके जो ठोस पदार्थ है, जो बर्फ का है, इनके जो कण होंगे नीचे से जब तापमान पाएगा तो इसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो क्या होंगे, कण गति करने लगेंगे, और गति करने लगेंगे तो आए इतना ज़्यादा गति करने लगेंगे तो ये जो एक दूसरे को आपस में चिपके हुए हैं वो क्या करेंगे, उस आकर्षण बल को ये तोड़ देंगे। ठीक है। तोड़ देंगे और तोड़ कर क्या कर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी दूर दूर चले जाएंगे इस तरह। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जब पदार्थ के कण जब दूर दूर हो जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, द्रव अवस्था। यहाँ से ये गतिज ऊर्जा के कारण आपस में एक दूसरे के जो कण हैं आकर्षण बल को तोड़ दिए और इस पदार्थ के कण दूर दूर हो गए, और दूर दूर होने पर जब पदार्थ के कण हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। इसलिए जो ठोस बर्फ है ये क्या हो गई, पानी में बदल गई, यानी द्रव अवस्था में आ गए। ठीक है। ये क्या हो गया, द्रव अवस्था में आ गया। और जब ये ठोस पदार्थ बर्फ जिस तापमान पर ये पानी में बदलता है वह तापमान क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप। ठीक है। उसके बाद जब कंटिन्यू हम इस द्रव को भी ऊष्मा प्रदान करना, मतलब बर्फ द्रव में बदला लेकिन हम ऊष्मा प्रदान करना नहीं बंद करेंगे, तापमान बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो यह द्रव भी, ठीक है, द्रव के कण थोड़ा सा दूर होता है लेकिन एकदम दूर नहीं होते हैं, थोड़ा सा आकर्षण बल होता है लेकिन फिर क्या होगा, और ज़्यादा ऊष्मा पाएगा तो और ज़्यादा इसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी, और ज़्यादा गति ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, और ज़्यादा गति ऊर्जा बढ़ेगी तो एकदम ये जो थोड़ा सा आकर्षण बल है इसको भी और तोड़कर दूर चले जाएंगे कण। ठीक है। तो यानी कि बहुत दूर दूर कण हो जाएंगे। अब जब बहुत दूर दूर कण हो जाते हैं किसी भी पदार्थ के तो उस अवस्था पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, गैस अवस्था। तो ये द्रव अवस्था से फिर किस में चेंज हो जाएगा, गैस अवस्था, यानी कि ये जो पानी है ये वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है। और जिस समय ये पानी, ठीक है, ये द्रव ये वाष्प में बदलता है उस समय का जो तापमान होगा, जो ताप होगा वही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने पढ़ा है कि कोई भी कण को अगर आप उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा जो हम नीचे से दे रहे हैं, प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। जो आपस में जो कण होंगे उनके बीच का आकर्षण बल जो होगा उसको तोड़ देते हैं, पार कर जाते हैं। इस कारण कण अपना स्थान छोड़कर दूर हो जाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी होती है जब ठोस द्रव में और द्रव गैस में बदल जाता है। ठीक है। तो तापमान बढ़ाने का क्या प्रभाव आपने देखा और समझा भी। ठीक है। और हमने जो दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे जिसमें कि गलनांक बताए थे, तो गलनांक क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होगी, कैसे लिखेंगे, जिस न्यूनतम तापमान पर, वो हमने क्या बताया था, जिस तापमान पर या न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव में बन जाता है। कोई भी पदार्थ हो जब वो ठोस से द्रव में बदलेगा तो उस समय का जो तापमान होगा वह न्यूनतम तापमान जो होगा वह क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाता है।
क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ़ का जो गलनांक होता है, यानी कि जो बर्फ़ जो पिघलती है, ठीक है, वो कितने तापमान पर पिघलती है? तो 273.15 केल्विन होता है। जो बर्फ़ पिघलती है 273.15 केल्विन होता है, ठीक है, जो बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। यानी कि 273 को अगर इसको बदलेंगे हम सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस मान आएगा, ठीक है। तापमान का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ही 273 केल्विन होता है। तापमान को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना है? यानी कि कोई भी तापमान है, ठीक है, किसी पदार्थ का तापमान है अगर केल्विन में दिया गया है उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। कोई भी पदार्थ है उसका तापमान अगर केल्विन में है तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? जैसे ये 273 केल्विन है, ठीक है, बर्फ गलनांक, तो इसको सेल्सियस में बदलेंगे क्या किए? यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है? इसमें 273 घटा दिए तो 0 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसमें 273 घटा देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है, तो वो सेल्सियस में बदल गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 273 केल्विन है तो इसमें 273 केल्विन घटा दीजिए तो 0 आ जाएगा, तो 0 क्या है? सेल्सियस का मान है, ठीक है। और फिर अगर उसको केल्विन में बदलना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ का अगर मान लीजिए उसका जो है 373 केल्विन तापमान है, उसको आपको सेल्सियस में बदलना है तो मैं हमने कहा कि उसमें 273 घटा दीजिए, ठीक है। 273 घटा देंगे तो जो घटाने पर आएगा 100, और ये 100 किस में बदल जाए? ये 100 क्या है? सेल्सियस का मान है, ठीक है। किसी भी तापमान में आप 273 घटाएंगे तो मान लीजिए 373 है, 373 में 273 घटाएंगे तो 100 आएगा, और ये 100 जो वैल्यू है ये सेल्सियस में मतलब ये 100 सेल्सियस का वैल्यू, ठीक है, वो सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है। और फिर जब एक सेल्सियस में है अगर इसको केल्विन में बदलना है फिर वही प्लस 273 कर दीजिए तो 373 केल्विन हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा एक समझने वाली चीज़ है। एक गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जब तापमान में बिना वृद्धि दर्शाए जब कोई पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है तो उस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब तापमान में बिना वृद्धि दर्शाए, बिना वृद्धि मतलब तापमान बढ़े बिना, और जब कोई पदार्थ और पदार्थ क्या करे? उसको अवशोषित कर ले, मतलब आपको तापमान बढ़ता हुआ भी नहीं दिखाई दे लेकिन उसको ऊष्मा पदार्थ ले ले, उस ऊष्मा को क्या कहें? गुप्त ऊष्मा कहें। इसको यहाँ से समझते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ है, इसको नीचे से गर्म करते हैं, ठीक है, नीचे से गर्म करते हैं तो ये गर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से तो हमने गर्म करना बंद नहीं किया, लेकिन तापमान में उसका मान आपको नहीं दिखाई देगा कि तापमान बढ़ रहा है। इस थर्मामीटर में तापमान नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप नीचे से इसको तापमान दे रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि उसमें प्रदान कर रहे हैं, फिर भी आपके थर्मामीटर में उसका मान ना आए कि हाँ आपने यहाँ पर कोई वैल्यू उसकी ना बढ़े, ठीक है। मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस से आगे ना बढ़े और नीचे से आप उसको गर्मी दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, तो बढ़ना तो चाहिए, नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं इस पदार्थ में क्या कर ली जा रही है? अवशोषित कर ली जा रही है। जो बर्फ़ है जो ये अवशोषित कर ले रही है, यहाँ से प्रदान की गई ऊष्मा ये बर्फ़ जो पदार्थ है ये उसको अवशोषित कर ले रही है, और ये जो अवशोषित कर ले रही है इस पदार्थ की जो ऊष्मा जो अवशोषित कर रही है, ठीक है, और वो जो ऊष्मा अवशोषित कर रही है इस थर्मामीटर पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह उस ऊष्मा को क्या कहा जाएगा? गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गुप्त ऊष्मा कहा जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे जो महत्वपूर्ण और एक लास्ट बिंदु था क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह तापमान उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। हम बता चुके हैं कि जब कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए द्रव है, ठीक है, द्रव को जब गर्म करेंगे, अब ये द्रव जब वाष्प बदलेगा तो उस समय का जो तापमान होगा, ठीक है, जिस समय ये द्रव वाष्प बदल रहा है तो उस समय का जो न्यूनतम तापमान होगा वो क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। जल का जो क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है, ठीक है। जो जल का क्वथनांक होता है कितना होता है? 373 केल्विन होता है। इसको अगर सेल्सियस में लेंगे तो इसका मान 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। कितना मान आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमेशा इम्तहान में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, मान लीजिए हम पदार्थ ले लेते हैं बर्फ़, ठीक है, और बर्फ़ कैसी अवस्था है? ये ठोस अवस्था है। कैसी अवस्था है बर्फ़? ठीक है, बर्फ़ कैसी अवस्था है? ठोस है, ठीक है, बर्फ़ ठोस है। अब ये
बर्फ को गर्म करेंगे द्रव में बदलेगा, ठीक है, पानी बदलेगा, लेकिन पानी ना बन करके क्या बन जाए, सीधा वाष्प बन जाए, ठीक है। किसमें क्या बन जाए, वाष्प बन जाए, यानी कि वाष्प कैसी है, गैस अवस्था, ठीक है। यानी कि जो बर्फ है ठोस, ये इसको बदलना चाहिए द्रव में, ठीक है, इसको क्या होना चाहिए, द्रव में बदलना चाहिए, यानी कि द्रव में बदलना चाहिए, पानी में बदलना चाहिए, लेकिन एक बार सीधे वाष्प में बदल जाए तो इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। इसका जो महत्व, सबसे चर्चित उदाहरण है कपूर। सबसे जो बहुत ही चर्चित उदाहरण है कपूर। कपूर को जलाइए तो आप उसको क्या करेंगे, कपूर को जिस थाली में रख के जलाते हैं, सीधे क्या होता है, धुआं में, हवा में उड़ जाता है गैस के रूप में, वो आपको द्रव नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब हम